हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो राजनीति विषय है, एनसीईआरटी राजनीति, उसके चैप्टर 5 अधिकार के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। उस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आगे पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 की जो आ भाग है, उसका 5वां पाठ है। आ भाग का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण तत्वों में से पहला जो है, अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों को सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकारा और लागू किया गया। तो यानी मानवाधिकार कब लागू किया गया? 10 दिसंबर 1948। ठीक है ना। 10 दिसंबर 1948 यानी कि 8 दिसंबर है कल, आप परसों यानी 10 दिसंबर को। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत कर तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। यानी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकार थे वो कहते थे कि अधिकार जो है हमें प्रकृति के द्वारा और ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। हमें जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, अतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। मनुष्य के लिए 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए हैं। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। ये तीसरा जो संपत्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान के मान्यतानुसार अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन ये राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान के मान्यतानुसार इसको हटा दिए गए। इसको आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो तथ्य है, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। अगला है, राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। मतलब उनका तात्पर्य है कि हम जैसा अपने लिए अपेक्षा करते हैं वैसा ही दूसरों के साथ आचरण करें, यही अधिकार है। दूसरे, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे, ये भी एक अधिकार है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु सन 1979 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अतः मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक अधिकार के रूप में 7 अधिकारों को रखा गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1979 में हुआ था, उस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकारों को दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं? अधिकार का अर्थ यह है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना विकास कर सकता है तथा अधिकारों के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। जिस देश में नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं होते वहाँ के नागरिक अपना विकास नहीं कर सकते हैं। राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों को देखकर ही उस राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता।
हॉलैंड के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों को समाज के मन और शांति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है। अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों के सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह गरिमा के लिए प्रमुख है। ये 2 लाइन हो गई। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब देखते हैं अधिकारों का महत्व। अधिकारों का क्या महत्व होता है? तो पहला, अधिकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अधिकार से व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली शक्तियों का विकास होता है। पहला व्यक्तित्व, दूसरा शक्तियों का विकास। इससे शक्ति और समाज की उन्नत होती है। अधिकार सरकार को निरंकुश बनाने से रोकता है, मतलब कुछ न करने के लिए प्रेरित करता रहता है कि सरकार भी कुछ करे। यदि आपके पास अधिकार नहीं तो सरकार चुपचाप हो जाएगी, कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास अधिकार है तो आप सरकार को प्रेरित करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे कि हमारे लिए हमारा ये अधिकार है, आप ऐसा कार्य करिए। अधिकार सामाजिक कल्याण का एक साधन है। अधिकार व्यक्ति के जीवन की सुखमय बनता है। तात्पर्य, अधिकार हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं अच्छे से, उस चीज़ की जानकारी का अभाव होता है, जिससे हम अपनी अधिकारों को ना जान करके हम लोगों से क्या होते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनसे हमारा काम अधूरा रह जाता है। अब देखते हैं अधिकार के मांग के आधार। मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, इसी से उसके जीवन का विकास होता है। उसकी सबसे पहली मांग यह होती है कि उसे ऐसे अवसर मिले जिनसे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अधिकारों का निर्माण इन्हीं मांगों के आधार पर होता है। दूसरा, मांग अधिकार तभी बन सकते हैं जबकि उनकी प्राप्ति उन्हें जिए के लिए आवश्यक दिखाई दे। समाज उस मांग को उचित समझकर स्वीकार करे। ये अधिकार के आधार हैं मांगने का। दूसरा प्रश्न है, किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं? अधिकार जीवन के परिस्थितियों के रूप में महत्वपूर्ण और आवश्यक है, परंतु अधिकारों को सार्वभौमिकता कहा जा सकता है क्योंकि उनकी सभी कालों में सभी लोगों द्वारा मांग रही है। वे अपने व्यवहार और सभ्यता के कारण महत्वपूर्ण हैं। वे अधिकार मानव अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार हैं। वस्तुतः अधिकार मौलिक शर्तें हैं जो मानव जाति के लिए आत्मसम्मान और महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार कहा जा सकता है। पहला, जीविका का अधिकार। ये सार्वभौमिक है, ये सबके लिए आवश्यक है। जीविका का अधिकार एक व्यक्ति के लिए जीवन का आधार है, जिससे उसका जीवन चलता है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण, आवश्यक और सार्वभौमिक है। यदि एक व्यक्ति को अच्छा रोजगार प्राप्त है तो इससे उसको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने का अवसर मिलेगा और इससे उसका महत्व और स्तर बढ़ जाएगा। जब एक व्यक्ति की आवश्यकताएं, विशेष रूप से आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसके प्रतिभा और कौशल में विकास होता है और उसका शोषण समाप्त हो जाता है। दूसरा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें विभिन्न प्रकार से अपने को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस अधिकार के द्वारा लोग अपने को लिखित, बोलकर या कलात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक है। तीसरा जो है सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को मानसिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करता है। इससे हमें उपयोगी कौशल प्राप्त होते हैं जिससे हम जीवन के विविध पक्षों के चुनाव में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकार के सार्वभौमिक अधिकार स्वीकार किया जा सकता है। यानी हमें सार्वभौमिक अधिकार 3 प्रकार से मिले हैं। एक, पहला जीवन जीने की स्वतंत्र अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा शिक्षा का अधिकार। ये 3 अधिकार हमें सार्वभौमिक है, ठीक है ना। जीविका। तीसरा प्रश्न है, संक्षेप में उन नए अधिकारों की चर्चा कीजिए जो हमारे देश में सामने रखे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आदिवासियों के अपने रहवास और जीने के तरीकों को संरक्षित रखने तथा बच्चों के बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार जैसे नए अधिकारों को लिया जा सकता है।
उत्तर होगा आज का विश्व लोकतांत्रिक सरकार का विश्व है, जिसमें सांस्कृतिक, जात, रंग, क्षेत्र, धार्मिक और व्यवसाय के प्रति जागरूकता और चेतनता बढ़ रही है। व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास शिक्षा, संस्कृति और धर्म के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए लोगों को उनके नए क्षेत्रों जैसे शिक्षा, संस्कृति, बाल अधिकार, महिला अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार, कृषक अधिकार, पर्यावरण अधिकार आदि अधिकार दिए जा रहे हैं। आज के समाज सामान्य रूप से बहुसमाज है, जिसमें नागरिकों को विकास करने का और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक आवास की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने और उनको विकसित करने का अधिकार दिया गया है। वे लोग विभिन्न प्रकार के रहन सहन से संबंधित होते हैं। वह विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, व्यवहार, त्यौहार और अन्य सभ्यताओं से में संबंध होते हैं। वे शिक्षा से अपनी संस्कृति की प्रगति कर सकते हैं। बच्चों को शोषण के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें वे पुरानी प्रथाओं की बुराइयों जैसे बंधुआ मजदूरी को दूर कर सकते हैं। उनकी सम्मान की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। मतलब बच्चों के शोषण, महिलाओं के शोषण, कृषक के प्रति शोषण, ये सभी अधिकार नहीं हो सकते हैं। मतलब इनके खिलाफ आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप इनसे बच सकते हैं। चौथा प्रश्न है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। हर प्रकार के उदाहरण भी दीजिए। समाज के उन लोगों को विभिन्न प्रकार की दशाओं और सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनको वे अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तथा अपना विकास करना चाहते हैं। राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार निम्न प्रकार से हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनैतिक दल बनाने का अधिकार। तो मतदान देने की उम्र कितनी है, आप कमेंट्स के माध्यम से बताना। उम्र, मतदान, एक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार किस उम्र में प्रदान की जाती है, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से बताना। तो ये कौन है? राजनैतिक अधिकार इस प्रकार है। आर्थिक अधिकार कौन कौन से? आर्थिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, विश्राम और रोजगार आदि। राजनैतिक और आर्थिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य आर्थिक अधिकार निम्नलिखित हैं: कार्य करने का अधिकार, आवास एवं कार्य करने की उचित दशाएं, रोजगार का अधिकार, पर्याप्त मजदूरी का अधिकार, विश्राम का अधिकार, न्यूनतम आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र आदि का अधिकार। मानो कि मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताना। संपत्ति का अधिकार और चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ये आपके किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक अधिकार के अंतर्गत। तीसरा जो अधिकार है सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए उत्तेजनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित हैं: प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। स्थानीय वेशभूषा, त्यौहार, पूजा और उत्सव मनाने का अधिकार, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, ये आपके सांस्कृतिक अधिकार हैं। पांचवा प्रश्न जो है, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं क्योंकि अधिकार राज्य से प्राप्त मांग एवं दावे हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सुनिश्चित सुविधाएं, उनके कल्याण और रोजगार के लिए प्रबंध करें। ऐसा करने में राज्य के कार्य की कुछ कमियां आ जाती हैं। नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए राज्य के प्राधिकरण को लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अपनी प्रभुता के कारण शक्तिशाली है,
परंतु नागरिकों के साथ संबंध राज्य की प्रभुता की प्रकृति पर निर्भर है। राज्य अपनी रक्षा से ही अस्तित्व में नहीं होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा से ही टिक सकता है। यह नागरिक ही होता है जिसका महत्व अधिक होता है। राज्य के कानून लोगों के लिए उनके कार्य के लिए उत्तरदायी और संतुलित है। कानून राज्य और लोगों के मध्य संबंध को नियंत्रित करता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह आवश्यक दशाएं उपलब्ध करें जिनकी नागरिकों द्वारा उनके कल्याण एवं विकास मांग और दावे किए जाते हैं। राज्य को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला, अधिकार क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो ये हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक ना, पहला ही प्रश्न है, इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न जो है, अधिकारों की दावेदारी से आप क्या समझते हैं? अधिकारों की दावेदारी से अभिप्राय यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौमिक अधिकार माना गया है। तो ये उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, नागरिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये नागरिक स्वतंत्रता है। अब जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें हो सके कभी मौका मिलेगा तो संविधान में जरूर पढ़िएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूलतः 7 दिए गए थे, लेकिन एक हटा दिया गया है। पहले हम देखते हैं उन 6 मौलिक अधिकारों को जो बाकी हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सबसे पहला अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है भारतीय संविधान में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23, 24 हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, विशेष तौर पर बच्चों को ये अधिकार जानना चाहिए। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, मतलब इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित किया गया है। तीसरा है शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार। ये आपके अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आपके अनुच्छेद 32 में वर्णन है इसका। अब जो आपका अनुच्छेद 31 था, बीच में आपका अनुच्छेद 31 छूट गया होगा, इसमें पहले वर्णित किया गया था संपत्ति का अधिकार, जो कि इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1979 में धारा 5 के द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये हो गए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके बिना किसी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक अपना विकास और उन्नति नहीं कर सकते, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आदि। जिन कारणों से इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है वो निम्न है। ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। ये अधिकार इसलिए भी मौलिक कहे जाते हैं क्योंकि देश के संविधान में इनका उल्लेख कर दिया गया है और दिन प्रतिदिन बदलने वाली सरकारें अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इनमें स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप संविधान के हर पहलू को बदल सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये अधिकार न्याय योग्य होते हैं। 6वां प्रश्न है, अधिकार किस प्रकार राज्य को प्रभावित करते हैं? अधिकार निम्न प्रकार से राज्य को प्रभावित करते हैं। पहला,
राजनीतिक एवं अन्य सभी प्रकार के अधिकार राज्य से प्राप्त किए जाने वाले मांग और दावे हैं। इसलिए अधिकार मांग एवं दावों के रूप में राज्य की प्रभुता को सीमित करते हैं और रखते हैं। दूसरा है अधिकार राज्य को किसी कार्य को करने या न करने की ओर निर्देश करते हैं। अगला है अधिकार राज्य को कुछ करने या कुछ मांगे मनवाने के लिए विवश करते हैं। अगला है अधिकार राज्य को लोगों के लिए सुधार करने या कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ओके, अगला प्रश्न जो है 7वां, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न को पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 को ही हम बता दिए हैं अनुच्छेद सहित। अगला 8वां प्रश्न है राजनीतिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक अधिकार से अभिप्राय यह है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित से, इसको भी हम पढ़ चुके, फिर भी देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। अगला है जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार मानवीय गरिमा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब ये था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ उसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और वह प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरे, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न जो है, प्राकृतिक अधिकार से क्या अभिप्राय है। हालांकि इस प्रश्न को भी हम पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं। तो यही पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।